हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं. So these anti-folate drugs are basically nucleic acid synthesis inhibitors. Now nucleic acid synthesis inhibitors में two types होती हैं basically. One is directly acting nucleic acid synthesis inhibitors and others are indirectly acting. Indirectly acting means that folic acid is needed for nucleic acid synthesis. Folic acid is basically needed for the precursors like thymidine and purines for the synthesis of nucleic acid. That's why we say these drugs, anti-folate or folic acid synthesis inhibitor drugs, these act as indirectly acting nucleic acid synthesis inhibitors. तो इसमें हम फॉलिक एसिड सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स हैं उन पे एक्ट करने वाली ड्रग्स को देखेंगे. तो मेनली देयर आर टू ग्रुप्स, सल्फोनामाइड्स एंड डायअमाइनोपायरामिडीन्स. सल्फोनामाइड्स एक ब्रॉड ग्रुप है जिसमें बेसिकली अगर आपको याद हो तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन में आपको सल्फर ड्रग बता रही हूँ. डायूरेटिक्स में हमने सल्फर ड्रग्स पढ़ी. तो बेसिकली एक ब्रॉड ग्रुप है जिसमें सल्फर ड्रग्स यूज हो रही होती हैं. सल्फर ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हम आज पढ़ेंगे. जो सल्फर ड्रग्स हैं रिलेटेड टू अदर ग्रुप्स लाइक डायूरेटिक्स जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स पढ़े थे हमने, फ्यूरोसेमाइड पढ़ा था. फिर डायरेक्टिंग एक्टिंग जो वेजोडाइलेटर्स हैं उनमें डायजॉक्साइड इज आल्सो अ सल्फर ड्रग. डायबिटीज में जो यूज होने वाले सल्फोनाइल यूरियाज हैं वो भी सल्फर ड्रग्स हैं. नाउ सल्फर ड्रग्स रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स वो हम आज पढ़ने लगे हैं. ठीक है. सल्फोनामाइड्स एंड देन अदर इज डायअमाइनोपायरामिडीन्स जिसमें सिर्फ दो ड्रग्स हैं, ट्राइमेथोप्रिन एंड पायरामिथामीन्स, जो कि प्रोटोजोआ के अगेंस्ट यूज होती है. सो बेसिकली सल्फोनामाइड्स वर अ मिराकुलस ड्रग जो 1930s में जब ये डिस्कवर हुई, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनको प्रोंटोसिल वाज एन एजोडाई. प्रोंटोसिल रेड वाज एन एजोडाई जिससे डिस्कवर किया कि ये प्रो ड्रग की फॉर्म में एक्ट करती है और अंदर जाके बॉडी में मेटाबोलाइज होके ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू सल्फोनामाइड. दैट इज द एक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. जब ये स्टार्ट हुआ तो इट वाज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिकली एक्ट करने वाली ये सबसे पहली ड्रग थी और मिराकुलस ड्रग थी पायोजेनिक इन्फेक्शंस के लिए, यूटीआईज के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती थी. देन आफ्टरवर्ड्स 1938 में इसकी डिस्कवरी के ऊपर जो साइंटिस्ट था उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है. सो दैट्स व्हाई वी से सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड टू बी द फर्स्ट मिराकुलस ड्रग व्हिच वाज यूज्ड सिस्टमिकली. उसके बाद लेकिन इमर्जिंग रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस जब जैसे जैसे डेवलप होना शुरू हुई और पेनिसिलिन्स विद द एडवेंट ऑफ पेनिसिलिन्स तो इनका यूजेज विद टाइम कम होता चला गया. सो सल्फोनामाइड्स में हम कह सकते हैं कि अब इनको काफी हद तक जो है वो सुपरसीड कर चुकी हैं दूसरी एंटीबायोटिक्स और इनका एक कॉम्बिनेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे जो कि अब सिर्फ कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, ये अलोन बहुत कम यूज होती हैं. First of all, we will start with the pharmacokinetics. Pharmacokinetically, I haven't shared you with you. Upload मैंने एक lecture किया था वो बहुत डिटेल में था, तो necessary चीजें जो हम आज करेंगे. तो classification basically of sulfonamides is depending upon pharmacokinetics. Pharmacokinetics में ये है कि हम सबसे पहले major group लेते हैं oral and absorbable. Oral and absorbable means ये कि ये rapidly absorb होती हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनकी रैपिडली अचीव हो जाती हैं. सबसे मेजर ग्रुप. द सेकंड ग्रुप इज ओरल बट नॉन एब्जॉर्बेबल. नॉन एब्जॉर्बेबल ये है कि सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि ये ल्यूमिनल साइट पे एक्ट करती हैं जीआईटी में. एंड द थर्ड ग्रुप इज टॉपिकल. सो बेसिकली जो ओरल और एब्जॉर्बेबल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं. द फर्स्ट ग्रुप कंप्राइजेस द थ्री further subgroups: short and rapid acting drugs, intermediate and slow acting, and long and delayed acting. This rapid acting, according to their rapidity of action, that is the rapidity of absorption and rapidly eliminated as well as. यानी rapidly absorb होंगी जो drugs और rapidly ही excrete हो जाएंगी. These are called short acting and rapid acting. इसमें sulfasalazole है and sulfamethoxazole है. Intermediate acting means rapidly absorbed but slowly excreted out of the body. Sulfadiazine, so इनका action जो होता है वो intermediate होता है. Sulfadiazine and sulfamethoxazole and sulfapyridine. And long and delayed acting sulfadoxine जो है ये क्या है कि ये slowly absorb होती हैं relatively और बहुत ही इनकी body से excretion delayed है. ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग की हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स होती है, इंटरमीडिएट की 9 आवर्स तक चली जाती है और लॉन्ग और डिलेड एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन है
इसकी ऑलमोस्ट 7 to 9 days आप कह सकते हैं कि इसकी हाफ लाइफ हो। देन ओरल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल आप लोग पढ़ चुके हैं जीआईटी में सल्फासैलाजीन व्हिच इज ब्रोकन डाउन बाय द जीआईटी बैक्टीरिया इनटू सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलेट। जो सल्फापायरिडीन है दिस इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फासैलाजीन। जितने भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो ये क्योंकि सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होती है और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। 5 अमीनो सैलिसिलेट इज द मेनली एक्टिव एजेंट अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। टॉपिकल सल्फोनामाइड्स जो इस वक्त क्लिनिकल प्रैक्टिस में है उसमें सबसे ज्यादा बर्न्स में यूज होती है सिल्वर सल्फर डायजीन। इफ यू विल गो टू द इमरजेंसी और उसके इमरजेंसी ट्रे में देखें तो बर्न का पेशेंट जैसे ही आता है तो उसके एक वाइट ट्यूब है सिल्वर सल्फर डायजीन वो सबसे पहले लगाई जाती है। इसमें इसका एक्शन है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। बर्न्स के जो बर्न वूंड है उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंटिव में मेफेनाइट भी यूज होती है सिल्वर सल्फर डायजीन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में भी सल्फासेटामाइड सोडियम है क्योंकि इनकी ऑकुलर फ्लूइड में बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली वन जो कि बहुत कम सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होती है। सल्फासेटामाइड सोडियम सॉल्ट है। These are the drugs जो कि टॉपिकली यूज होती हैं विद सल्फासैलाजीन जो कि जीआईटी में सिंगल सल्फोनामाइड्स की यूजेज यही है। Then is the distribution as you I have told you जब हमने स्टार्ट में फार्माकोलॉजी शुरू की थी I have told you distribution of drugs is very much important. Why? Because through distribution you can judge कि ये ड्रग किस किस जगह पे जा रही है और कहाँ ये एक्ट भी करेगी और कहाँ पे इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे। So you can see from this diagram the in the blood number one is the plasma protein. Distribution is dependent upon plasma protein binding. Plasma protein binding इनकी वेरिएबल होती है 40% to 100% जाती है। 40% मतलब डिफरेंट इसके जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में उनकी डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है बट रिमेंबर अगर आपको याद हो क्लास 1 ड्रग्स एंड क्लास 2 ड्रग्स तो ये क्लास 1 ड्रग्स होती हैं। सल्फोनामाइड्स आर क्लास 1 ड्रग। आई हैव टोल्ड यू whenever you give a class 1 drug with the class 2 drug, class 1 drug will displace the class 2 drug. ये हम आगे इंट्रैक्शंस में देखेंगे। सो जो फ्री फ्रैक्शन होगा वो रैपिडली जो है वो टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑलमोस्ट इसके जो CSF में लेवल्स हैं वो 40 to 60% ऑफ द प्लाज्मा लेवल्स अचीव हो जाते हैं। ऑल द फ्लूइड्स लाइवा में प्रोस्टेट में वेजाइनल फ्लूइड्स में प्लूरल पेरिटोनियल ऑकुलर बॉडी फ्लूइड्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन नाउ यू नो कि इस ड्रग को क्यों इतने ज्यादा इन्फेक्शंस में पायोजेनिक इन्फेक्शंस में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में यूज किया जाता था मेनिंजाइटिस में यूज किया जाता था। Metabolism of this drug is through acetylation. So basically we say कि liver में इनका metabolism होगा acetylated product। अब इसके जो acetylated metabolite होता है वो inactive होगा, pharmacologically active नहीं होगा बल्कि toxic होगा और urine में इसके precipitate होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं। So it means ये कि acetylated metabolite of sulfonamides are precipitated in the urine because these are insoluble, less soluble. Excretion is why it is so much important. अब जितने भी ये toxic metabolites accumulate हुए हैं, they need to be excreted out of the body. So that's why we need इसके लिए kidneys are the main organ of elimination for these. Unchanged drug भी excrete होती है और metabolic products भी excrete होती हैं. Conjugates are more insoluble. हम ये कहते हैं कि now 3 reasons are very much important कि kidney, if the kidney's proper function is very much necessary for sulfonamide. जब भी आप किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड दे रहे हैं उसका किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका GFR मेंटेन्ड होना चाहिए। Why? Because solely इसकी excretion is out of the body through kidneys. Conjugates और इसके insoluble होंगे। Parent drug की निस्बत conjugates ज़्यादा insoluble होते हैं। नंबर 2 रीजन ये है कि हम कहते हैं कि जो ओल्डर सल्फोनामाइड्स थे वो ज्यादा इनसॉल्युबल होते थे यूरिन में। जो न्यूअर एजेंट्स आ रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बेटर है, उनकी एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज जो है वो बेटर है। नंबर 3 है कि एसिडिक और न्यूट्रल यूरिन में, जी बिल्कुल, यूरिन को अगर आप अल्कलाइज कर देंगे तो ये रैपिडली एक्सक्रीट हो जाएंगे, लेकिन अगर यूरिन ड्यू टू एनी रीजन इफ इट इज एसिडिक और इफ इट इज न्यूट्रल तो सल्फोनामाइड्स विल बी इनसॉल्युबल, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और क्रिस्टल यूरिया कॉज कर देंगे। So now the antibacterial activity. After pharmacokinetics, antibacterial spectrum is very much important regarding chemotherapy. You have to memorize it. Exam में भी आता है तो इसमें जो हम wheel of bug देखेंगे इसमें अगर हम कहें because these are broad spectrum antibiotics,
एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स तो इसमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बोथ कवर्स आर गिवन. तो उसमें ग्राम नेगेटिव में E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Enterobacter. You have to write it down it all. Besides कि आप एक बाद में कह सकते हैं कि इनके आगे रेजिस्टेंस इनकी डेवलप हो गई है, लेकिन स्टिल सेंसिटिव स्ट्रेन्स जो होते हैं उसके लिए आप सल्फोनामाइड यूज कर सकते हैं. ग्राम पॉजिटिव में उसके बाद एरोब्स में नोकार्डिया, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटस आ जाते हैं. एन एरोब्स के लिए जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं. सूडोमोनास इनहेरेंटली रेजिस्टेंट है टू सल्फोनामाइड्स. So antibacterial activity, bacteriostatic is the term. You have to write down. जब भी आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक की बैक्टीरियोसिडल है, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक है. As you know, bacteriostatic definition, you should know it. कि क्या होती है whenever a drug is when organisms are growing rapidly inside the body, if you will give bacteriostatic antimicrobial, so it will stop the growth of the bacteria. After stopping the growth of the bacteria, host body, cellular and humoral host defense mechanism will take over and eradicate completely that infection out of the body. So it means ये कि अगर उसके immune system strong है तो bacteriostatic drug के साथ वो eradicate हो सकता है infection, otherwise it will not be possible. Second debate जो कही जाती है कि bacteriostatic combination में, as you know, antibiotics are used in combination. तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग को बैक्टीरियोसिडल ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन, ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई यू विल नॉट यूज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग विद अ बैक्टीरियोसिडल, बिकॉज बैक्टीरियोसिडल ड्रग विल बी एक्टिंग ऑन द रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगी, उनकी रैपिड जो ग्रोथ है उसको रोक देगी. सो इट मींस ये कि इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीमाइक्रोबियल, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दैट्स व्हाई वी कैन से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जो ऊपर हमने सारे ये मैं आपको बता चुकी हूँ जो हमने वीलो पर देखा था. Structure of sulfonamide, why is it so much important? You can see from the diagram there is precursor. This is an essential precursor for the synthesis of folic acid, that is para-aminobenzoic acid, PABA. So you can see the nucleus of sulfonamide, the sulfur drugs में basically this sulfonamide nucleus है, this sulfonamide the ring है, this is present in all sulfur drugs. So you can see sulfonamide is sharing the structure with the para-aminobenzoic acid. So this is the main reason it is used in this case. This is the structural analog of the PABA. So in diagram, I can show you PABA is the raw material for the synthesis of folic acid. PABA, number two thing is there are few things you have to keep in mind. The bacteria, most of the organisms, they are unable to use the preformed folic acid. We humans and mammal cells, they can use a preformed folate, but bacteria can't use. A very small number of bacteria, they can use preformed folate. So first of all, the major group which cannot use preformed folate, it needs PABA for an enzyme which is in the bacteria, which is dihydropteroate synthetase. PABA will attach to dihydropteroate synthetase and it will be converted to dihydroteroic acid and then further dihydrofolic acid and tetrahydrofolic acid. These are the steps in the synthesis of folic acid. But what happens here? In the presence of sulfonamide, because it is a structural analog, it will deceive the enzyme. What will happen? Instead of PABA, it will be attached to the sulfonamide. This enzyme will be, it has same affinity with the sulfonamide. Sulfonamide will attach with this enzyme and inhibit it, so that there will be no dihydroteroic acid synthesis, there will be no dihydrofolic acid, and no folic acid will be synthesized for thymidines, purines, and DNA synthesis of the bacteria. Got it? I hope you got it. Then this is first step. अब यही जो मेरा बेसिक आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसको रीड करें पिछली स्लाइड से, या sulfonamides are structural analogs of PABA, para-aminobenzoic acid. Competitive inhibition और जो होती है इसकी इस एंजाइम की dihydroteroate synthetase. Now I have told you competitive inhibition जब भी होती है तो जब भी किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो डिस्प्लेस कर देगा. तो मैं चाहती हूँ कि कीमोथेरेपी, दिस इज अ स्मार्ट स्टेप ऑफ स्टडिंग कि आप, it won't be possible to memorize all the mechanism of resistance of antibiotics. So from you can extract the mechanism of resistance of that antibiotic from the mechanism of action. From this diagram, I'm going to show you how you're going to extract the mechanism of resistance. PABA is the raw material. So number one, those bacteria which can use preformed folate like mammalian cells, they will be resistant to sulfonamides, number one point.
Number two, if bacteria started synthesizing increased quantities of PABA, what will happen? PABA will displace the sulfonamide. Sulfonamide will not be effective in that bacteria. Number three, if the bacteria has developed a mutation in dihydroteroate synthetase and decrease its affinity with the sulfonamide, तो क्या होगा? sulfonamide की affinity नहीं होगी, folic acid बनता रहेगा through PABA. Number four, अगर this can be acquired dihydroteroate synthetase जो resistance है, and it can be plasmid mediated. You know that कि one bacteria can develop कर ले ये mutation और उसके बाद वो transmit कर दे other bacteria. This is the mechanism of action and from that. Number four, अच्छा, bacteria can start synthesizing folic acid through another mechanism. वो कोई और mechanism device कर लेता है. So you have to imagine that bacteria are living entity. They are fighting with us. They are having laboratories just like us. Maybe they are having laboratories and they are developing their think tanks. So these are all the mechanisms. ये diagram सिर्फ ये show करने के लिए थी कि the final जो fate है folic acid की, that is DNA, RNA, purines and thymidines. अब यहीं से एक और चीज बता दूं कि पस जिन टिश्यूज में पस होती है या टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे पाबा की क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. वहाँ पे थायमिडीन भी प्रीफॉर्म पड़ी होती हैं, प्यूरिन्स भी पड़ी होती हैं. तो व्हाट विल हैपन देयर? वहाँ पे सल्फोनामाइड का एक्शन नहीं होता. ये वाइवा में पूछा जा सकता है. एब्सेस होते हैं जो पस टिश्यू होता है टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस में, you will say that bacteria will bypass this process of folic acid synthesis. वो preformed purines और thymidines को use कर लेगा और sulfonamides will not be effective. Number more from this page I'm going to tell you कि पावा एस्टर drug है. अगर कोई drug आप ऐसी दे रहे हैं sulfonamide के साथ, like procaine, which is a local anesthetic. Procaine is basically PABA ester. It means ये कि ये PABA की concentration ज़्यादा हो जाएगी, तो it will antagonize the sulfonamide action. So I have given you so many points. I'm gonna repeat it so that you will not be confused. Mechanism of resistance यहाँ पे कम लिखे हुए हैं. किसी भी drug की mechanism of resistance में सबसे पहले जनरलाइज में आपको बताने लगी. जनरलाइज आप बता दें कि डिक्रीज परमिबिलिटी. बैक्टीरिया उस ड्रग की परमिबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं, इफ्लक्स पंप डेवलप कर लेते हैं. यू कैन राइट इट डाउन इन ऑल द एंटीमाइक्रोबियल्स की उसमें. अब जैसे मैंने बताया इंक्रीज पापा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा. लेस अफिनिटी ऑफ द एंजाइम जो कि म्यूटेशन एक्वायर्ड भी हो सकती है, प्लाज्मिड मीडिएटेड भी हो सकती है, ऑल्टरनेट पाथवे फॉर द फोलेट सिंथेसिस. बैक्टीरिया ने कोई और पाथवे यूज करना शुरू कर दिया. दीज आर द मैकेनिज्म. ये important है कि how come bacteria develop the resistance against sulfonamides. Adverse effects, sulfur drugs, allergy मैं आपको शुरू से बता रही हूँ. तो sulfur drugs are classic drug for allergies. तो सबसे पहले आप अगर देखें बाहर के मुल्कों में कार्ड्स होते हैं जिसमें sulfur drug allergy हो पेशेंट को, तो उसको कार्ड इशू किया जाता है so that when he will go to the hospital. तो जैसे इवन आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आप किसी ड्रग की एलर्जी पूछते हैं, तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि उसको सल्फर ड्रग एलर्जी है कि नहीं. सो कॉमन होती है जो वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट्स 2 to 5% हो सकती हैं. इसमें ड्रग फीवर हो सकता है, रैशेस है, आर्टिकेरिया है. ये माइल्ड फॉर्म में हो सकता है पेशेंट को. क्रॉस एलर्जी की फॉर्म हम कह सकते हैं पार्शियली क्रॉस एलर्जीज है विद अदर सल्फर ड्रग्स. लाइक अगर डायऑक्साइड ले रहा है, वो डायूरेटिक्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ले रहा है, या वो फ्यूरोसिमाइड ले रहा है, या सल्फोनाइल यूरियास. तो क्रॉस एलर्जी जो है वो कुछ बुक्स में है कि वो पार्शियल है. That is not completely. It is not जरूरी नहीं है कि वो सल्फोनाइल यूरिया से एलर्जिक है तो वो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक से भी हो. Severe form of allergy is Steven-Johnson syndrome. You can see it here. Steven-Johnson syndrome. This diagram is showing severe form. ये fatal होती है और ये जो है ये बहुत कम, less than 0.1 to 0.5% ये. जो लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको कोशिश किया करें कि उनको लिखते वक्त जो है वो एंड में लिखें या उनके साथ रेयर लिख दें. Photosensitivity is also a form of drug allergy, of sulfur drug allergy. आपको पता है photosensitivity का mechanism ये, तो all those antibiotics or drugs like NSAIDs में भी कई दफा हो जाती है photosensitivity में कि इनमें इनकी chemical structure में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो UV light, एक तो इनका molecular weight small होगा, molecular weight small होने से ये UV light बहुत ज्यादा absorb करती हैं. UV light absorb करने से chemical जो इनकी breakdown होती है उसमें ऐसे radicals, free radicals जो है वो emit होते हैं जो कि photosensitivity cause करते हैं.
यूरिनरी ट्रैक डिस्टर्बेंसेस, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इनके जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं, और यूरिन अगर एसिडिक होगा तो बहुत ज्यादा इंसॉल्युबल हो जाएंगे. क्रिस्टल यूरिया इज द relatively common complaint. That's why we say to the patient adequate hydration at least 1200 ml. हम कहते हैं पेशेंट को कि वो पानी ले. नंबर 2, अगर फर्दर प्रॉब्लम होती है, यूरिन बहुत एसिडिक है, तो उसको एल्कलाइज कर देंगे विद सोडा बाइकार्ब. अदर यूरिनरी ट्रैक डिस्टर्बेंसेस में हेमेचूरिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू क्रिस्टल यूरिया, नेफ्रोसिस हो सकता है, एलर्जिक नेफ्राइटिस इज आल्सो severe conditions of एलर्जी में. मेटोपोटिक्स नेक्स्ट जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये भी रेयर है, लेकिन एलर्जी हेमोलिसिस कैन बी एलर्जिक and it can be in individuals having G6PD deficiency. 2 टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस होता है. तो आगे ये अमूमन इसके ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं कि अगर पेशेंट G6PD डेफिशिएंसी है उसको, तो अगर आप उसको सल्फर ड्रग सल्फोनामाइड देंगे तो उसमें हेमोलिसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अदर्स एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो सकता है. कर्निक्टस जो है ये एक स्पेशल इसकी साइड इफेक्ट है. इफ यू आर यूजिंग सल्फोनामाइड इन थर्ड ट्राइमेस्टर, what will happen? I have told you this is class 1 drug. Sulfonamides have increased plasma protein binding. Sulfonamide will displace the bilirubin from albumin. So this free albumin will cross the जो प्री-मैच्योर बेबीज होते हैं उनमें उनका पोरस होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो परमिएबल होता है ज्यादा. So this free bilirubin will go to the brain, और ये you can see in this diagram. It will deposit in the basal ganglia. यहाँ पे hepatic ये encephalopathy cause करती है. encephalopathy में फिट्स पड़ते हैं, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, इसको कर्निक्टस बोलते हैं. बच्चा प्रेजेंट करता है डीप जॉन्डिस एंड फिट्स के साथ, इसको encephalopathy भी बोलते हैं. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन सल्फोनामाइड, जैसे भी हमने कहा कि ये प्रेग्नेंट फीमेल में थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देना, लैक्टेटिंग में क्योंकि इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मिल्क में भी जाती है, और बेबी में फीटल सर्कुलेशन में प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने की वजह से फीटल सर्कुलेशन में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मदर की जो प्लाज्मा में जो concentrations होती हैं सेम आर अचीव्ड इन द फीटल सर्कुलेशन. सो इफ द इंडिविजुअल इज हाइपर सेंसिटिव टू द सल्फर ड्रग्स, उसको नहीं देंगे. इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन में नहीं देंगे, और इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन में ड्यू टू क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे. इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं, कुछ एब्सोल्यूट होती हैं. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में स्पेशली इट इज एब्सोल्यूट, और impaired renal function में एब्सोल्यूट. ड्रग इंटरेक्शंस, बिकॉज दीज आर क्लास 1 ड्रग्स. ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, अगर आपको याद हो और कौन से वाली ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कौन से हैं. वारफरीन, वारफरीन को डिस्प्लेस कर देती है. एज यू नो वारफरीन का सेफ्टी मार्जिन बहुत लो है, दैट्स व्हाई थोड़ी सी भी डिस्प्लेस हो जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है. सल्फोनाइल यूरिया को भी, और हाइडेंटोइन एंटीकन्वल्सेंट्स, ये एपिलेप्सी में आप यूज करते हैं. फेनेटोइन, ये उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है. उससे क्या होगा, उनके इट पोटेंशिएट्स देयर इफेक्ट्स. सो यू नीड टू एडजस्ट द डोज ऑफ दीज ड्रग. दीज आर द ड्रग इंटरेक्शंस. Clinical uses of sulfonamides alone. This is the burning question ki would you use nowadays sulfonamide alone? So just like in this diagram, this Popeye the sailor without spinach, वो act नहीं कर सकता, उसमें वो efficacy नहीं है. Just like that, sulfonamides only few preparations जो मैंने आपको burn में और मैंने ulcerative colitis में बताया था. Other than that, sulfonamides जो है वो अब्यूज नहीं होती अलोन. तो कॉम्बिनेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम एससीक्यू में भी, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस विद सल्फोनामाइड्स. तो बेसिकली सल्फोनामाइड्स और पैरामिडीज, इन दोनों के ये तीनों कॉम्बिनेशन है, आपको इनको मेमोराइज करना है. नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सल्फामेथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रेम. जिससे कॉम्बिनेशन में इसका एक नाम है, दैट इज को ट्राइमोक्साजोल. इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों को सेप्ट्रॉन का नाम आप लोगों ने सुना हो तो दिस इज सेप्ट्रॉन. Co-trimoxazole, Septron is a generic name. Co-trimoxazole most important इसके ऊपर, इसलिए अब सल्फोनामाइड्स को co-trimoxazole रिप्लेस कर चुकी है बहुत सारी चीजों में. सेकंड कॉम्बिनेशन इज पायरामिथामीन विद सल्फाडायाजीन. ये भी एक pyrimidine ग्रुप में से है और एक सल्फोनामाइड ग्रुप में से है. दिस इज स्टिल अ ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस में अभी भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है. नंबर 3 इज पायरामिथामीन प्लस सल्फाडॉक्सिन, जो कि फेंसिडार के नाम से आती है. ये फेल्सिपेरम मलेरिया में यूज होती है. इसको आप मलेरिया में डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम बेसिकली को ट्राइमोक्साजोल को पढ़ेंगे.
Cotrimoxazole इसमें sulfamethoxazole and trimethoprim is the combination. Trimethoprim and sulfamethoxazole are combined in this drug cotrimoxazole because they have same half-life, 10 hours almost, दोनों की half-life same है. Trimethoprim rapidly absorb होता है, rapidly attain कर लेता है, rapidly distribute करता है और इसकी VDV बहुत large है. That's why trimethoprim जो है वो 1 part होगा और सल्फामेथोक्साजोल 5 पार्ट्स होगा. जब भी इनका ड्रग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, अगर सल्फामेथोक्साजोल को पहले रखें तो इट इज 5:1, मींस सल्फामेथोक्साजोल 5 पार्ट्स एंड ट्राइमेथोप्रिम 1 part. Question is asked why you would use, you will go to the combination. As you know, it is asked why you will use combination of the antibiotics. तो उसमें आप यही चीजें बताते हैं जी कि combination it is synergistic, augmented effect होगा. Both these drugs, pyrimidines and sulfonamides, are bacteriostatic, but when these are combined, they become bactericidal. तो इनकी efficacy ज़्यादा हो जाती है. Number 2, इनका expanded number of organisms. पहले जो इनका individually जो इनका spectrum of activity है, that is less than the cotrimoxazole. So synergistic effect. Number 2, bactericidal है जी. Decrease resistance, definitely resistance decrease होगी, दोनों की dose decrease हो जाती है. That's why toxicity is also decreased. These are the benefits which are also many a times it is asked कि how cotrimoxazole is better than single trimethoprim or single sulfonamides. Trimethoprim को मैंने separate नहीं बताया. Trimethoprim की जो भी खास चीजें होंगी वो हम separately वो हम इसके साथ ही कर लेंगे. This drug is showing the synergism कि how you can see here number of bacteria in the blood are plotted against the hours, the time the drug will control. So you can see when there was no drug, the bacterial growth kitni zyada ho gayi. Then trimethoprim alone was used, bacterial suppression was this one. And when sulfonamide was alone used, then this was the suppression of bacteria. But when they were used as cotrimoxazole, initially from the very start of the therapy, you can see bacterial suppression kitni effective hai. This is called synergism. कि growth of E. coli के ऊपर इन्होंने plot किया हुआ है. This is the mechanism of cotrimoxazole. Same mechanism है other than जैसे आपने पढ़ा था उसमें sulfonamides में कि पाबा के first step को sulfonamides में sulfamethoxazole. Now you have to write down the combination में जो drug use हो रही है, that is sulfamethoxazole. And the second step जो है that is inhibited by the trimethoprim. जो सल्फामेथोक्साजोल है वो जो जिस एंजाइम को कर रही है that is dihydrothyroid synthetase, इसको इनहिबिट कर रही है, जबकि जो ट्राइमेथोप्रिम है that is inhibiting the dihydrofolate reductase. Now this is important कि this enzyme is present in humans. जब आप alone sulfonamides दे रहे थे तो humans पे कोई effect नहीं था, folic acid पे कोई effect नहीं था, but when you are giving the trimethoprim alone or trimethoprim in the combination of cotrimoxazole, what will happen in the humans में dihydrofolate reductase is also reduced, so it will be also inhibited. So what will happen? Folic acid deficiency जिन patients में pre-existing folic acid deficiency है उनमें megaloblastic anemia के chances होते हैं. This is the mechanism of action, you have to explain it. थेरेपेटिक यूजेस मैंने सल्फोनामाइड अलोन में नहीं बताए थे, तो स्पेशली इसके पूछे जाते हैं. थेरेपेटिक यूजेस जब भी आप कीमोथेरेपी में थेरेपेटिक यूजेस पूछे जाते हैं तो प्लीज रिमेंबर यू डोंट हैव टू राइट डाउन द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड थेरेपेटिक यूज. कि यूज में आप डिजीज का नाम लिखते हैं कि जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन caused by E. coli. You have to write down the organism as well in therapeutic uses. Prostatitis में भी दे देते हैं. Even trimethoprim अगर alone use किया जाए तो वो उसकी prostatic fluid में और उसकी vaginal fluid में, चूंकि वो weekly basic drug है, वहाँ पे concentrate हो जाती है और वहाँ पे इसकी efficacy बहुत ज़्यादा है. So cotrimoxazole can also be used. Bacterial respiratory tract infection caused by pneumococci, Haemophilus, Moraxella catarrhalis and K pneumoniae, इन सब के जो respiratory tract infections हैं, bronchitis है, that can be treated with cotrimoxazole. This is very much important. Pneumocystitis जिरोविशियाई, इसका पुराना नाम न्यूमोसिस्टाइटिस कार्नियाई है. निमोनिया, पीसीपी निमोनिया, ये इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन जाते हैं. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया
न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोविशियाई निमोनिया, इसके अंदर इसकी इंडिकेशन जो है कोट्राइमोक्साजोल की स्टिल प्रेजेंट, कि अभी भी ये उसमें यूज होता है। शिगेलोसिस में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, बट स्टिल अगर सेंसिटिव स्ट्रेन्स हैं तो इट कैन बी यूज्ड इन सिस्टेमिक शिगेलोसिस, सिस्टेमिक साल्मोनेला इन्फेक्शंस एंड टाइफाइड में ये सेकंड लाइन ड्रग्स है। वंस अपॉन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये टाइफाइड में फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस भी होती थी, बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस और बिकॉज ऑफ बेटर ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विनोलॉन्स की इमरजेंस के बाद, उनके बाद अब ये उस तरह यूज नहीं होती, फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है। पीसीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगेन ये उन पेशेंट्स में, एड्स के पेशेंट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया के, उसमें ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट आर एन अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस अगर हैं और ससेप्टेबल स्ट्रेन्स हैं, उसमें कोट्राइमोक्साजोल हैज अ प्लेस। शेंक्रोइड में एंड स्टिल नोकार्डियोसिस में इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। It can be used with other drugs, but it is also a drug of choice in nocardiosis. Listeria में backup drug है, और methicillin resistant Staph aureus में ये अभी भी ये resistant हो चाहे susceptible हो, दोनों किस्म के Staph aureus infections जिसमें soft tissue infections होते हैं, उन सब में ये drugs useful हैं। Cotrimoxazole is used. Adverse effects, as you know that हमने sulfonamides के पढ़े थे, तो all the adverse effects you have studied in the sulfonamides वो इसमें cotrimoxazole में होंगे। जो additional हैं वो मैं बता देती हूँ। स्पेशली पेशेंट्स विद एड्स और जिनमें न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया हो, उनके अंदर स्पेशली ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस होते हैं। उसमें रैशेस, ड्रग फीवर, ल्यूकोपीनिया, डायरिया और हेपाटिक ट्रामाइनोट्रांसफेरेजेस रेज हो जाते हैं, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस होते हैं। दिस इज एडिशनल फॉर द कोट्राइमोक्साजोल। प्लीज एग्जाम में अगर कोट्राइमोक्साजोल के एडवर्स इफेक्ट्स आए तो पीछे जितने भी हमने ड्रग एलर्जीज, आर्टिकेलिया, रैशेस, फोटोसेंसिटिविटी, इवन जीआईटी में जो भी ओरल प्रिपरेशन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग आप लिखते हैं, वो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हेमेटोलॉजिकल लिखिएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें। एडिशनल जो ट्राइमेथोप्रिम के जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आई टोल्ड यू कोट्राइमोक्साजोल में other than leukopenia and thrombocytopenia, megaloblastic anemia, if patient is having existing folate deficiency, then you should replace it with folinic acid, आप उसको replace कर सकते हैं। ट्राइमेथोप्रिम के slightly creatinine elevation हो जाती है, लेकिन GFR is maintained without affecting the GFR. That's why you can say अगर तो just as you know sulfonamides are nephrotoxic drugs, तो सल्फोनामाइड से जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी उसमें जीएफआर मेंटेन नहीं होता। सो दैट वुड बी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट कि अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन एलिवेट भी हो गया है और पेशेंट को जीएफआर मेंटेन कर रहा है, तो यू विल से दिस इज बिकॉज ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड इट इज ओके, इट इज नॉन टॉक्सिक इफेक्ट। बट इफ द जीएफआर इज नॉट मेंटेन और इम्पेंडिंग रीनल फेलियर में पेशेंट जा रहा है, तो यू कैन से दैट अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, क्रिस्टल यूरिया, तो यू कैन से दिस इज ड्यू टू सल्फोनामाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ओके, फिनिश्ड। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, उर्वा का माइक ऑन करते हैं। जी उर्वा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम एक क्वेश्चन है कि इज कोट्राइमोक्साजोल आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा अल्बाइकेंस और ल्यूकोरिया? क्या? इज प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। is cotrimoxazole also effective against Candida albicans? कैंडिडा वायरल जो ये आपकी वेजाइनल फ्लूइड है उसमें ट्राइमेथोप्रिम का रोल है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस। सेंसिटिविटी में आप सारे ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट फेवरेबल, इट इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं आप कह सकते कैंडिडा में, क्योंकि और बहुत अच्छी ड्रग्स हैं जो कि इसमें यूज होती हैं। Okay. Ma'am, next question is why sulfonamides have no effect in pus-containing tissues? I have told you पस में क्या होता है कि I have told you pus is rich with tissue breakdown products भी होती हैं, उसमें thymidine और purines already there, ठीक है? तो bacteria they don't need, so that's why PABA भी बहुत ज़्यादा होता है, तो PABA will displace the sulfonamide and thymidines and purines are there, so bacteria will bypass this mechanism. But if the bacteria will bypass